नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम CPCT एग्जाम जनवरी 2023 के लिए कंप्यूटर से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह हमारा CPCT एग्जाम जनवरी 2023 के लिए पार्ट नंबर 1 है। इस वीडियो में हम कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यदि आप CPCT एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कंप्यूटर के क्वेश्चन तैयार करना चाहते हैं तो इस वीडियो के माध्यम से आप कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन को तैयार कर सकते हैं। यह सभी वही क्वेश्चन हैं जो पहले भी किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या CPCT एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आज से हमारे चैनल पर CPCT एग्जाम जनवरी 2023 के लिए रेगुलर वीडियोस को अपलोड किया जाएगा, तो आप सभी हमारे चैनल से जुड़कर CPCT एग्जाम के लिए तैयारी कर सकते हैं और अपना एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, HTML में इमेज इंसर्ट करने के लिए किस टैग का उपयोग किया जाता है। पहला क्वेश्चन HTML से पूछा गया है। HTML में इमेज इंसर्ट करने के लिए किस टैग का उपयोग किया जाता है। HTML जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का यूज वेब पेज क्रिएट करने के लिए किया जाता है। जो एक वेबसाइट होती है, एक वेबसाइट मल्टीपल वेब पेजेस का कलेक्शन होती है। वेब पेज को क्रिएट करने के लिए HTML का यूज किया जाता है। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हमसे पूछा गया है HTML में इमेज इंसर्ट करने के लिए किस टैग का उपयोग किया जाता है। तो HTML में यदि हमें अपने वेब पेज में इमेज इंसर्ट करनी है तो IMG टैग का यूज किया जाता है। IMG का मतलब होता है इमेज। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। HTML में यदि हमें इमेज इंसर्ट करनी है तो IMG टैग का यूज किया जाता है। यहां पर आपको 3 क्वेश्चन और तैयार करने हैं। P टैग का यूज होता है पैराग्राफ क्रिएट करने के लिए। I टैग का यूज होता है टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए। और LI टैग होता है लिस्ट में आइटम्स को ऐड करने के लिए। तो यह चारों HTML के टैग हैं। IMG टैग से इमेज को इंसर्ट किया जाता है, P टैग से पैराग्राफ को क्रिएट किया जाता है, I टैग से टेक्स्ट को इटैलिक किया जाता है और LI टैग से लिस्ट में आइटम्स को ऐड किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइथन एक ब्लैंक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एग्जाम्पल है। यह क्वेश्चन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से पूछा गया है। पाइथन एक ब्लैंक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन किस प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है हमें यहां पर बताना है। क्या वह लो लेवल लैंग्वेज है, असेंबली लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है या बाइनरी लैंग्वेज है। पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है और यह 4th जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि 4th जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। 4th जनरेशन की। यहां पर आपको 2 क्वेश्चन तैयार करने हैं। पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है, साथ ही साथ पाइथन 4th जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज होती है। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक Amazon कंपनी का क्लाउड प्लेटफॉर्म है। निम्न में से कौन एक Amazon कंपनी का क्लाउड प्लेटफॉर्म है। क्लाउड करंट टाइम पर क्लाउड का यूज बहुत अधिक मात्रा में किया जा रहा है। क्लाउड का मतलब होता है इंटरनेट से। क्लाउड का मीनिंग है यहां पर इंटरनेट से। आप इंटरनेट के माध्यम से जो भी सर्विसेज यूज कर रहे हैं वह सभी क्लाउड की सर्विस होती हैं। क्लाउड इंटरनेट के माध्यम से हमें कई प्रकार की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। हम ऑनलाइन डेटा को अपलोड करते हैं, डाउनलोड करते हैं। यह सभी सर्विसेज क्लाउड की सर्विस होती हैं और क्लाउड की सर्विस इंटरनेट के माध्यम से यूज की जाती हैं। क्लाउड यूजर को ऑन डिमांड सर्विसेज प्रोवाइड करता है। मतलब यूजर को जिस सर्विस की आवश्यकता होती है
क्लाउड यूजर को वह सर्विस प्रोवाइड करता है। क्लाउड की सभी सर्विस इंटरनेट के माध्यम से यूज की जाती हैं, मतलब इंटरनेट को ही हम क्लाउड कह सकते हैं। हमसे पूछा गया है निम्न में से कौन एक अमेजॉन कंपनी का क्लाउड प्लेटफॉर्म है। कई कंपनियों के द्वारा क्लाउड के प्लेटफॉर्म तैयार किए गए हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजॉन, कई कंपनी के द्वारा बनाए गए हैं। हमसे पूछा गया है अमेजॉन कंपनी का क्लाउड प्लेटफॉर्म कौन सा है। अमेजॉन कंपनी का क्लाउड प्लेटफॉर्म है AWS। AWS जिसका फुल फॉर्म होता है अमेजॉन वेब सर्विसेज। अमेजॉन वेब सर्विसेज अमेजॉन कंपनी के द्वारा बनाया गया क्लाउड प्लेटफॉर्म होता है AWS, जिसका फुल फॉर्म होता है अमेजॉन वेब सर्विसेज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अमेजॉन कंपनी के द्वारा बनाया गया क्लाउड प्लेटफॉर्म है AWS। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS एक्सेल में पावर कैलकुलेट करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। MS एक्सेल में पावर कैलकुलेट करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। MS एक्सेल से पूछा गया है यह क्वेश्चन। यदि हमें MS एक्सेल में एक नंबर पर किसी दूसरे नंबर से पावर कैलकुलेट करनी है तो हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे। एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जो कि डेटा को टेबल के रूप में अरेंज करने की सुविधा देता है और डेटा पर कई प्रकार के कैलकुलेशन करने के लिए फॉर्मूला और फंक्शन की सर्विस प्रोवाइड करता है। हमसे पूछा गया है MS एक्सेल में पावर कैलकुलेट करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। तो MS एक्सेल में यदि आपको एक नंबर पर किसी दूसरे नंबर से पावर कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए पावर फंक्शन का यूज किया जाता है। पावर फंक्शन को हमें कंप्लीट टाइप करना होता है, मतलब पावर फंक्शन को शॉर्ट में यूज नहीं किया जाता है। पावर फंक्शन की हमें कंप्लीट स्पेलिंग टाइप करनी होती है। यहां पर आपको एक और क्वेश्चन तैयार करना है। पहला क्वेश्चन आपने तैयार किया कि एक्सेल में पावर कैलकुलेट करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। वह फंक्शन तो हो गया पावर फंक्शन, लेकिन MS एक्सेल में आप एक सिंबल के माध्यम से भी पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। वह सिंबल होता है कैरेट या कैप, जो कि कीबोर्ड में 6 नंबर की की के साथ होता है। इस ऑपरेटर के माध्यम से भी, इस सिंबल के माध्यम से भी आप एक्सेल में पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब एक्सेल में पावर कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं। पहला तो है पावर फंक्शन, दूसरा है कैरेट या कैप। इन दोनों तरीके से आप एक्सेल में पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां पर एक साथ दो क्वेश्चन आपने तैयार करे। इन दोनों तरीकों को हम एक्सेल सॉफ्टवेयर पर प्रैक्टिकली भी समझने वाले हैं। तो चलते हैं एक्सेल पर। यहां अब हम MS एक्सेल में पहले पावर फंक्शन को यूज करेंगे, उसके बाद जो कैरेट या कैप सिंबल है उसको यूज करेंगे। तो पहले हमें इक्वल टाइप करना होता है, क्योंकि कोई भी फॉर्मूला या फंक्शन इक्वल से स्टार्ट होता है। देन हमने यहां पे एक फंक्शन लगाया पावर फंक्शन के अंदर हमें दो आर्ग्यूमेंट देने होते हैं, दो पैरामीटर देने होते हैं। पैरामीटर मतलब जिस पर फंक्शन वर्क करेगा वह वैल्यू। तो हमने पहला आर्ग्यूमेंट दिया यहां पर 5, इसके बाद हमें कॉमा लगाना होता है, उसके बाद हमें देना होता है पावर नंबर। तो फॉर एग्जांपल हमने दे दिया 2। इस फंक्शन का मतलब क्या होगा, पावर फंक्शन 5 के ऊपर 2 की पावर कैलकुलेट करेगा। 5 के ऊपर 2 की पावर मतलब आ जाएगा 25। यह होता है पावर फंक्शन। पावर फंक्शन को आपको कंप्लीट स्पेलिंग के साथ टाइप करना होता है, इसको शॉर्ट में यूज नहीं किया जाता है। आप यही काम कैरेट या कैप सिंबल से भी कर सकते हैं। हमने इक्वल लगाया, 5 लिखा, इसके बाद हमने कैरेट का साइन लगाया और 2 लगाया। इसका मतलब भी क्या होगा, 5 के ऊपर हमें 2 की पावर कैलकुलेट करनी है। देन हम एंटर की को प्रेस करेंगे। आप देख सकते हैं दोनों ही जगह पर हमें सेम आउटपुट प्राप्त हुआ है, पावर फंक्शन से भी और कैरेट सिंबल से भी। मतलब एक्सेल में पावर कैलकुलेट करने के दो तरीके होते हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है पावर फंक्शन, जो कि एक्सेल में पावर कैलकुलेट करने की सुविधा प्रदान करता है। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन है CSS का फुल फॉर्म क्या होता है। CSS का फुल फॉर्म क्या होता है, पहले आपको यह पता होना चाहिए CSS क्या है। CSS एक ऐसी लैंग्वेज है जो किसी वेब पेज को अट्रैक्टिव बनाती है, आकर्षित बनाती है।
HTML के साथ CSS का यूज किया जाता है। HTML से बनता है वेब पेज, वेब पेज का स्ट्रक्चर। उस वेब पेज को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, स्टाइलिश बनाने के लिए HTML के साथ CSS को अप्लाई कर दिया जाता है। CSS का फुल फॉर्म होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट। कास्केडिंग स्टाइल शीट जिसको HTML के साथ यूज किया जाता है और यह HTML के द्वारा बनाए गए वेब पेज को अट्रैक्टिव बना देती है, स्टाइलिश बना देती है। मतलब एक सिंपल वेब पेज को अट्रैक्टिव वेब पेज में कन्वर्ट करने के लिए HTML के साथ CSS का यूज किया जाता है और CSS का फुल फॉर्म होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। CSS का फुल फॉर्म होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन है HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? हमने आज की वीडियो में ही इस क्वेश्चन पर डिस्कस किया था। HTML जो कि एक वेब पेज डिजाइन करने वाली लैंग्वेज है। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML का फुल फॉर्म होता है। HTML के द्वारा वेब पेज बनाए जाते हैं, वेब पेज। और HTML को टिम बर्नर्स-ली के द्वारा बनाया गया है। HTML को टिम बर्नर्स-ली के द्वारा बनाया गया है। HTML के द्वारा वेब पेज बनाए जाते हैं। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML को टिम बर्नर्स-ली के द्वारा बनाया गया है। तो यहां पर हम एक क्वेश्चन में भी 2-3 क्वेश्चन तैयार करते हैं। आप इन सभी क्वेश्चन को नोट जरूर करें, क्योंकि आप अपने एग्जाम के टाइम पर अपने नोट्स के माध्यम से बहुत ही कम समय में रिवीजन कर सकते हैं। तो आप जो भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, एक क्वेश्चन से मिलते जुलते आपको 2-3 क्वेश्चन और भी तैयार करने मिल जाते हैं। इन सभी क्वेश्चन को नोट जरूर करें। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS वर्ड से। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में ऑल मार्जिन बाय डिफॉल्ट ब्लैंक सेट होते हैं। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में ऑल मार्जिन बाय डिफॉल्ट ब्लैंक सेट होते हैं। मतलब जब आप MS वर्ड में कोई फाइल बनाते हैं तो आपका जो पेज होता है उस पेज में ऑटोमेटिक मार्जिन कितने सेट होते हैं। आपको यहां पर मार्जिन को समझना होगा। मार्जिन क्या होते हैं? जब आप MS वर्ड में कोई फाइल बनाते हैं, डॉक्यूमेंट बनाते हैं, तो उसमें आपको पेज प्राप्त होता है। आपने देखा होगा पेज के ऑल साइड पर, मतलब पेज के चारों साइड पर कुछ ब्लैंक एरिया छूटा होता है, कुछ खाली जगह होती है। इन्हें कहा जाता है मार्जिन। यह होता है टॉप मार्जिन, यह होता है बॉटम मार्जिन, यह होता है लेफ्ट मार्जिन, यह होता है राइट मार्जिन। तो हमें यहां पर बताना है जब हम MS वर्ड में कोई फाइल बनाते हैं तो हमें बाय डिफॉल्ट कितना मार्जिन मिलता है। ऑल साइड पर मतलब चारों साइड पर अपने आप कितना मार्जिन सेट होता है। जब आप MS वर्ड में कोई फाइल बनाते हैं, डॉक्यूमेंट बनाते हैं, तो वहां पर बाय डिफॉल्ट मार्जिन होता है 1 इंच। 1 इंच का बाय डिफॉल्ट मार्जिन MS वर्ड में सेट होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में ऑल मार्जिन बाय डिफॉल्ट 1 इंच पर सेट होते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसको हम प्रैक्टिकली MS वर्ड पर चेक कर सकते हैं। यह हमारा MS वर्ड सॉफ्टवेयर है। जब आप लेआउट टैब को सिलेक्ट करेंगे तो यहां पर एक ऑप्शन होता है मार्जिन्स। आप देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट यहां पर नॉर्मल ऑप्शन सिलेक्ट होता है, नॉर्मल। और नॉर्मल में टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन की साइज क्या होती है? 1 इंच। बाय डिफॉल्ट ऑल साइड पर 1 इंच मार्जिन सेट होता है। हम इसे अपनी आवश्यकता अनुसार चेंज भी कर सकते हैं। आपको एक क्वेश्चन और तैयार करना है। MS वर्ड में लेआउट टैब के अंतर्गत मार्जिन ऑप्शन प्राप्त होता है। लेआउट टैब के अंतर्गत मार्जिन ऑप्शन प्राप्त होता है और बाय डिफॉल्ट मार्जिन होते हैं 1 इंच। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइनेक्स एक ब्लैंक सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। लाइनेक्स एक ब्लैंक सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। लाइनेक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है आपको यहां पर बताना है। लाइनेक्स एक ब्लैंक सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। लाइनेक्स से संबंधित कई प्रकार के क्वेश्चन अब पेपर में आते हैं। यहां पर हम लाइनेक्स से संबंधित 3-4 क्वेश्चन को एक साथ डिस्कस करेंगे। लाइनेक्स जो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है
और लाइनेक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स मतलब यह फ्री है, इसका जो सोर्स कोड है उसको यूजर देख सकता है और कस्टमाइज भी कर सकता है। लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनेक्स एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, लाइनेक्स एक फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनेक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है और लाइनेक्स को लिनस टोरवाल्ड्स के द्वारा बनाया गया है। लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनेक्स एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, लाइनेक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, लाइनेक्स एक फ्री सॉफ्टवेयर है और लाइनेक्स को लिनस टोरवाल्ड्स के द्वारा बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। लाइनेक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन नहीं है? निम्न में से क्या ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन नहीं है? मतलब दिए गए ऑप्शन में से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा कार्य नहीं करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, जैसे कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, आप मोबाइल में यूज करते हैं एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। हर ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ फंक्शंस होते हैं, मतलब कुछ कार्य होते हैं, जैसे कि इनपुट मैनेजमेंट करना, आउटपुट मैनेजमेंट करना, प्रोसेस मैनेजमेंट करना, मेमोरी का मैनेजमेंट करना, एरर को हैंडल करना, सिक्योरिटी को मैनेज करना, यह सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन होते हैं। बट डाउनलोडिंग मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन नहीं होता है। यहां पर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इनपुट मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन है, आउटपुट मैनेजमेंट भी है, प्रोसेस मैनेजमेंट भी है, लेकिन डाउनलोडिंग मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है? निम्न में से कौन एक नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है? यह क्वेश्चन कंप्यूटर नेटवर्क से पूछा गया है। कंप्यूटर नेटवर्क में सबसे पहले आपको यह समझना होगा टोपोलॉजी क्या होती है। टोपोलॉजी, जब कोई कंप्यूटर नेटवर्क बनाया जाता है तो उस नेटवर्क को बनाने में कई प्रकार के कंपोनेंट यूज होते हैं। उन सभी कंपोनेंट्स को प्रॉपरली अरेंज करने के लिए टोपोलॉजी का यूज किया जाता है। जब भी कोई कंप्यूटर नेटवर्क बनता है तो उस नेटवर्क में कई प्रकार के कंपोनेंट यूज किए जाते हैं। उन सभी कंपोनेंट को प्रॉपरली अरेंज करने के लिए नेटवर्क टोपोलॉजी का यूज किया जाता है। टोपोलॉजी कई प्रकार की होती हैं, जैसे कि बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी, लेकिन क्यूब नाम की कोई टोपोलॉजी नहीं होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्यूब टोपोलॉजी नहीं होती है, बस टोपोलॉजी होती है, स्टार टोपोलॉजी होती है, रिंग टोपोलॉजी होती है, लेकिन क्यूब नाम की कोई टोपोलॉजी नहीं होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन HTML में सबसे छोटी हेडिंग होती है? निम्न में से कौन HTML में सबसे छोटी हेडिंग होती है? यह क्वेश्चन भी HTML से पूछा गया है, क्योंकि अब एग्जाम में हर प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या CPCT के एग्जाम में अब जो कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं वो किसी भी टॉपिक से आ सकते हैं, जैसे कि प्रोग्रामिंग से, कोडिंग से, कंप्यूटर की जनरेशन से, MS वर्ड से, क्लाउड कंप्यूटिंग से। तो हमें हर प्रकार के टॉपिक को अब यहां पर पढ़ना होगा। HTML का यह क्वेश्चन है, निम्न में से कौन HTML में सबसे छोटी हेडिंग होती है? जब हम HTML में कोई वेब पेज बनाते हैं तो हमें वहां पर 6 प्रकार के हेडिंग टैग प्राप्त होते हैं, 6 प्रकार के, जो कि H1 से लेकर H6 तक होते हैं। HTML में 6 हेडिंग टैग होते हैं जो कि H1 से लेकर H6 तक होते हैं, जिसमें H1 सबसे बड़ी हेडिंग होती है और H6 सबसे छोटी हेडिंग होती है। HTML के अंदर 6 प्रकार के हेडिंग टैग होते हैं जो कि H1 से लेकर H6 तक होते हैं। H1 सबसे बड़ी हेडिंग होती है और H6 सबसे छोटी हेडिंग होती है। हमसे यहां पर पूछा गया था HTML में सबसे छोटी हेडिंग कौन सी है, तो वह होगी H6, लेकिन सबसे बड़ी कौन सी होती है? H1। तो यहां पर हमने एक साथ
दो क्वेश्चन तैयार करे। सबसे बड़ी हेडिंग होती है HTML में H1 और सबसे छोटी होती है H6 और टोटल 6 प्रकार के हेडिंग टैग होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। HTML के अंदर सबसे छोटी हेडिंग H6 होती है। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में न्यू स्लाइड इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? पावर पॉइंट में न्यू स्लाइड इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? पावर पॉइंट जो कि एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, पावर पॉइंट का यूज प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किया जाता है। पावर पॉइंट में जो फाइल बनती है उसे कहा जाता है प्रेजेंटेशन, और एक प्रेजेंटेशन मल्टीपल स्लाइड का कलेक्शन होती है। स्लाइड मतलब पावर पॉइंट का पेज। पावर पॉइंट में जो फाइल बनती है उसे प्रेजेंटेशन कहा जाता है, और प्रेजेंटेशन का जो पेज होता है उसे स्लाइड कहा जाता है। हमसे पूछा गया है पावर पॉइंट में न्यू स्लाइड इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। मतलब आपको प्रेजेंटेशन में यदि एक नई स्लाइड ऐड करनी है तो आप कौन सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे? इसके लिए हमें Ctrl+M को यूज करना होता है। Ctrl+M, Ctrl+M से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में न्यू स्लाइड को ऐड किया जाता है। Ctrl+N तो न्यू फाइल की शॉर्टकट की होती है, Ctrl+P प्रिंट की शॉर्टकट की होती है, और Ctrl+O ओपन की शॉर्टकट की होती है। न्यू स्लाइड को इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+M। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसको हम पावर पॉइंट में प्रैक्टिकली देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यह हमारा प्रेजेंटेशन है, यहां पर हमने कंट्रोल के साथ M को प्रेस किया तो आप देख सकते हैं एक न्यू ब्लैंक स्लाइड यहां पर इंसर्ट हो गई है। Ctrl+M से पावर पॉइंट में एक नई स्लाइड इंसर्ट हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MySQL में टेबल को डिलीट करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? यह क्वेश्चन MySQL से पूछा गया है। MySQL में टेबल को डिलीट करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? MySQL जो कि एक DBMS या RDBMS सॉफ्टवेयर है। DBMS या RDBMS जो कि डेटाबेस को क्रिएट करने की, मैनेज करने की हमें सर्विस प्रोवाइड करता है। यदि हमें कोई डेटाबेस बनाना है, डेटाबेस के अंदर टेबल बनानी है और उस पर कई प्रकार के ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हम MySQL का यूज कर सकते हैं। जैसे कि MS एक्सेस है, MySQL है, ओरेकल है, यह सभी DBMS RDBMS सॉफ्टवेयर होते हैं जिन्हें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी कहा जाता है। यह क्वेश्चन हमसे पूछा गया है MySQL से। MySQL में टेबल को डिलीट करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? यदि आपने MySQL में कोई टेबल बनाई है और आप उसको डिलीट करना चाहते हैं तो आप किस कमांड का उपयोग करेंगे या किस क्वेरी का उपयोग करेंगे? क्योंकि जो MySQL है इसके अंदर SQL की क्वेरी यूज की जाती है, SQL की कमांड यूज की जाती हैं। टेबल को डिलीट करने के लिए ड्रॉप टेबल कमांड का यूज किया जाता है। ड्रॉप टेबल MySQL में या SQL में टेबल को डिलीट करने के लिए ड्रॉप टेबल कमांड या ड्रॉप टेबल क्वेरी का यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। MySQL में टेबल को डिलीट करने के लिए ड्रॉप टेबल कमांड का यूज किया जाता है। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ई कॉमर्स का टाइप नहीं है? निम्न में से कौन ई कॉमर्स का टाइप नहीं है? ई कॉमर्स जिसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ई कॉमर्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का मतलब क्या है? इंटरनेट के माध्यम से वस्तुओं को खरीदना और बेचना क्या कहलाता है? ई कॉमर्स कहलाता है। इंटरनेट और टेक्नोलॉजी के माध्यम से किसी वस्तु या सर्विस को खरीदना और बेचना कहलाता है ई कॉमर्स। ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन पेमेंट करना, ऑनलाइन डेटा को एक्सचेंज करना, यह सभी ई कॉमर्स का एग्जाम्पल होते हैं। ई कॉमर्स के कई टाइप होते हैं। हमसे यहां पर पूछा गया है निम्न में से कौन ई कॉमर्स का टाइप नहीं है? ई कॉमर्स का पहला टाइप है B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस। दूसरा है B2C मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर, बिजनेस टू कंज्यूमर। C2C कंज्यूमर टू कंज्यूमर। लेकिन B2N ई कॉमर्स का टाइप नहीं होता है। यहां पर जो हमें ऑप्शन दिए गए हैं
इनमें 3 ई कॉमर्स के टाइप हैं। पहला है B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस, दूसरा है B2C मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर, तीसरा है C2C मतलब कंज्यूमर टू कंज्यूमर। लेकिन B2N ई कॉमर्स का टाइप नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, B2N ई कॉमर्स का टाइप नहीं होता है। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी ऑब्जेक्ट को रीनेम करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी ऑब्जेक्ट को रीनेम करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? मतलब यदि आपको विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी फाइल का, किसी फोल्डर का, किसी आइकन का नाम बदलना है तो आप कौन सी शॉर्टकट की यूज करेंगे? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी भी ऑब्जेक्ट को रीनेम करने के लिए F2 शॉर्टकट की का या F2 फंक्शन की का यूज किया जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, F2 की के माध्यम से आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी भी ऑब्जेक्ट को रीनेम कर सकते हैं। इसको हम प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। यहां पर हमारे डेस्कटॉप पर कई प्रकार के फाइल और फोल्डर हैं। हमने एक फोल्डर को सिलेक्ट किया और F2 की को प्रेस किया। आप देख सकते हैं उसका जो नाम था वह सिलेक्ट हो गया है। यहां पर हम कोई भी एक न्यू नेम देते हैं और एंटर की को प्रेस करते हैं। तो पहले हमारे फोल्डर का नाम था स्टूडेंट, अब हमने उसका नाम कर दिया है न्यू नेम। विंडोज में रीनेम करने के लिए F2 शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल क्रिएट करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल क्रिएट करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? डॉस जिसका फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है। डॉस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका फुल फॉर्म है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है। यह एक कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह CUI पर वर्क करता है। CUI मतलब कैरेक्टर यूजर इंटरफेस पर वर्क करता है। डॉस में प्रत्येक कार्य के लिए एक फिक्स कमांड यूज की जाती है। हमसे पूछा गया है यदि हमें डॉस में एक नई फाइल बनानी है तो हम कौन सी कमांड का यूज करेंगे? डॉस में फाइल बनाने के लिए कॉपी कॉन कमांड का यूज किया जाता है। कॉपी कॉन कमांड के द्वारा हम डॉस में फाइल क्रिएट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन भी HTML से पूछा गया है। HTML में सभी टैग्स को ब्लैंक ब्रैकेट में लिखा जाता है। HTML में जब हम कोई वेब पेज बनाते हैं, हम जो कोडिंग करते हैं उसमें हमें कई प्रकार के टैग यूज करने होते हैं। टैग हमसे पूछा गया है HTML में सभी टैग्स को ब्लैंक ब्रैकेट में लिखा जाता है। जब भी हम HTML का कोई टैग लगाते हैं तो उसको किस ब्रैकेट में लिखा जाता है? HTML के सभी टैग को एंगल ब्रैकेट में लिखा जाता है। एंगल ब्रैकेट में यह कहलाता है एंगल ब्रैकेट। एंगल ब्रैकेट के अंदर HTML के सभी टैग को लिखा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। टैग क्या होते हैं? टैग प्रत्येक लैंग्वेज के अपने कुछ कीवर्ड होते हैं। कीवर्ड मतलब फिक्स वर्ड जो कि उस लैंग्वेज के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। हर लैंग्वेज के अपने कुछ कीवर्ड होते हैं। इसी प्रकार से HTML लैंग्वेज के कीवर्ड को कहा जाता है टैग और हर टैग को एंगल ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CSS में बैकग्राउंड कलर को चेंज करने के लिए किस प्रॉपर्टी का उपयोग किया जाता है? CSS में बैकग्राउंड कलर को चेंज करने के लिए किस प्रॉपर्टी का उपयोग किया जाता है? यह क्वेश्चन CSS से पूछा गया है। CSS जिसका फुल फॉर्म हमने आज की वीडियो में देखा था कास्केडिंग स्टाइल शीट। CSS HTML के साथ यूज की जाती है जो कि HTML के द्वारा बनने वाले वेब पेज को अट्रैक्टिव कर देती है। हमसे पूछा गया है यदि हमें CSS के माध्यम से किसी बैकग्राउंड कलर को चेंज करना है तो हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे? CSS के अंदर कई प्रकार की प्रॉपर्टी होती हैं जो कि अलग अलग वर्क को कंप्लीट करती हैं। बैकग्राउंड कलर को चेंज करने के लिए बैकग्राउंड डैश कलर प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है।
CSS में बैकग्राउंड कलर को चेंज करने के लिए बैकग्राउंड डैश कलर प्रॉपर्टी यूज की जाती है, बैकग्राउंड डैश कलर। और यदि टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो कलर प्रॉपर्टी यूज की जाती है, टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो कलर, और बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो बैकग्राउंड डैश कलर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, CSS में बैकग्राउंड कलर को चेंज करने के लिए बैकग्राउंड डैश कलर प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक CSS को अप्लाई करने का वैलिड टाइप नहीं है? यह क्वेश्चन भी CSS से पूछा गया है। निम्न में से कौन एक CSS को अप्लाई करने का वैलिड टाइप नहीं है? अभी हमने आज की वीडियो में ही जाना कि CSS को HTML पर अप्लाई किया जाता है, HTML के वेब पेज को अट्रैक्टिव बनाता है CSS। तो CSS को HTML पर अप्लाई करने के 3 तरीके होते हैं, इनलाइन CSS, इंटरनल CSS, एक्सटर्नल CSS, लेकिन आउटर CSS नहीं होता है। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, निम्न में से कौन एक CSS को अप्लाई करने का वैलिड टाइप नहीं है? तो CSS को अप्लाई करने के 3 टाइप होते हैं, इनलाइन CSS, इंटरनल CSS, एक्सटर्नल CSS, लेकिन आउटर CSS कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यहां पर हमसे यह पूछा गया था कि यदि हम CSS को HTML में जोड़ते हैं, HTML पर अप्लाई करते हैं, तो अप्लाई करने का कौन सा तरीका सही नहीं है? इनलाइन CSS होती है, इंटरनल CSS होती है, एक्सटर्नल CSS होती है, लेकिन आउटर CSS नहीं होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर सिस्टम में किस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता था? फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर सिस्टम में किस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता था? यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर की जनरेशन से संबंधित 1-2 क्वेश्चन हर पेपर में जरूर पूछे जाते हैं। कंप्यूटर सिस्टम की जनरेशन से संबंधित 1-2 क्वेश्चन जरूर आते हैं प्रत्येक पेपर में। आपको यहां पर 5-6 क्वेश्चन तैयार करने मिलेंगे। पहला क्वेश्चन, कंप्यूटर सिस्टम की टोटल कितनी जनरेशन है? कंप्यूटर सिस्टम की टोटल 5 जनरेशन है, 5। हर जनरेशन में एक अलग टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। जो पहली जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन, उसमें यूज किया जाता था वैक्यूम ट्यूब का, जिसे बल्ब भी कहा जाता है। सेकंड जनरेशन में यूज किया जाने लगा ट्रांजिस्टर का। थर्ड जनरेशन में यूज किया जाने लगा IC का, इंटीग्रेटेड सर्किट। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में यूज हुआ VLSI। यहां से माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया जाने लगा, लेकिन फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में जो प्रोसेसर होते हैं वह VLSI टेक्निक पर वर्क करते हैं। VLSI मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और फिफ्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं उसमें यूज होने लगा है ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और यह कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वर्क करते हैं, AI टेक्निक पर वर्क करते हैं। तो कंप्यूटर सिस्टम की टोटल 5 जनरेशन है। पहली जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का यूज किया गया, थर्ड जनरेशन में IC मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया गया, फोर्थ जनरेशन से माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया जाने लगा, लेकिन फोर्थ जनरेशन के प्रोसेसर VLSI पर वर्क करते हैं, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर में ULSI टेक्निक का यूज किया जाता है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और यह कंप्यूटर AI पर आधारित होते हैं, मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित होते हैं। हमसे पूछा गया था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर सिस्टम में किस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता था? वह टेक्नोलॉजी है वैक्यूम ट्यूब। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यहां पर हमने कंप्यूटर जनरेशन से संबंधित 5-6 क्वेश्चन को तैयार किया। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो आज की वीडियो में हमने CPCT एग्जाम के लिए और सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझा है। जब हम एक क्वेश्चन को समझते हैं तो उससे संबंधित हमें 2-3 क्वेश्चन और भी तैयार करने मिल जाते हैं। आप सभी क्वेश्चन को नोट जरूर करें, क्योंकि
एक क्वेश्चन से संबंधित 3-4 नए क्वेश्चन और भी बन जाते हैं। आप सभी क्वेश्चंस को पढ़ें, समझें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।